हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। मैं अर्पण पटेल। एक और शानदार कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी का नाम दोस्तों सुजलन एनर्जी है। अब ये जो वीडियो रहने वाला है दो पार्ट में रहेगा। एक सुजलन एनर्जी का बिजनेस मतलब कंपनी करती क्या है, और दूसरा उसका फाइनेंशियल्स मतलब क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, कितनी डेबिट्स है, उस सब के बारे में। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, सुजलन एनर्जी जो है एक तरीके की विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। ये ना सिर्फ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करती है, उसके अलावा उसकी डिज़ाइन एंड R&D भी खुद ही करती है। मतलब डिज़ाइन एंड R&D करती है और बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो है उसका की एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस का जो मेन भाग है वो यही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन। उसके अलावा साइड में जो सर्विस ऑफर करते हैं, इंस्टॉलेशन की सर्विस ऑफर करते हैं, और एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मेंटेनेंस की सर्विस ऑफर करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर अलग अलग पावर जनरेशन करने वाली कंपनियां हैं, जैसे टाटा पावर है, अदानी पावर है या NTPC है। दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं वो जब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसके अंदर जो विंड टर्बाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सुजलन एनर्जी जैसी कंपनी से ही वो परचेज़ करते हैं। तो हमारे देश के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो एक तरीके से सुजलन एनर्जी जो है मोनोपोली कंपनी कह सकते हो। तो दोस्तों इस वजह से जो है मैन्युफैक्चरिंग में सुजलन एनर्जी को काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। दोस्तों एक बार मैन्युफैक्चरिंग करके दिया तो ये कंपनी जो है वो पावर जनरेशन कंपनी को इंस्टॉल भी कर देती है और ज़रूरत पड़ने के ऊपर उसका मेंटेनेंस वर्क भी देखती है। तो दूसरी जो सपोर्टिव एक्टिविटी जो है सुजलन एनर्जी की वो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी है। अभी दोस्तों सुजलन एनर्जी को सोच में आया कि भाई जब हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपनी खुद की पावर जनरेशन कैपेसिटी लगाए। तो उसने जो रिसेंटली नया विंड फार्म लगाने स्टार्ट किए, मतलब वो खुद अपनी पवन चक्की लगा के एनर्जी जनरेट करते हैं और वो कंज्यूमर को, दूसरी कंपनियों को सेल करते हैं। तो एक तरीके से सुजलन एनर्जी दोस्तों एंड टू एंड ग्रीन एनर्जी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एनर्जी जनरेशन और उसके सेल दोनों तक का काम जो है वो देखती है। पर दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे उसकी जो विंड पावर की मैन्युफैक्चरिंग जो है विंड उसके बारे में कि वो कैसे सोलर चक्कियों को बनाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप ऊपर के चार्ट के अंदर देख सकते हो कि वो अलग अलग तरह की जो सोलर चक्कियाँ होती है वो साइज और शेप में छोटे से लेके मीडियम और फिर बड़ी। तो ये पवन चक्की सुनने में हमें लगता है कि भाई चलो कैसी होगी, पर ये उसके अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर जो है उनको एनर्जी यील्ड मिलती है। तो दोस्तों शुरुआत में उसने छोटी पवन चक्कियाँ बनाना स्टार्ट किया था सुजलन एनर्जी ने, पर जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे बड़ी पवन चक्कियाँ जो है बनाते गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि S144 ये उनकी लेटेस्ट पवन चक्की है जो उन्होंने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 3 गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती थी। यदि आप प्रीवियसली देखें तो 0.6 मेगावोल्ट था, तो ये 3 मेगावोल्ट मतलब 5 गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करके देती है। तो ये आप सोच रहे हो कि ये एनर्जी जनरेशन में हाइट का क्या लेना देना, पवन चक्की की साइज का क्या लेना देना। तो देखो दोस्तों जितनी हायर हब हाइट हो प्लस जितनी पवन चक्की की रोटेशन करने वाला ये बीच का सेंटर है, पवन चक्की की जो रोटेशनल पार्ट है वो जितना बड़ा हो उतनी हाई एनर्जी यील्ड आती है। अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट का भी इनके अंदर बेनिफिट होता है। यील्ड तो हाई आती है पर एक पवन चक्की बड़ी जो है वो 3 मेगावोल्ट एनर्जी जनरेट करती है। तो आप सोच सकते हो कि एक ही पवन चक्की को आपको लोकेशन पे लाके इंस्टॉल करना है और एक ही चक्की का मेंटेनेंस करना है। तो इसके अंदर होता ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, उसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बड़ी पवन चक्की की कम होती है। जबकि आप छोटी पवन चक्की लगाते हो तो 3
S52 जैसी छोटी लगाओगे तो 5 पवन चक्की आपको लगानी पड़ेगी, 5 पवन चक्कियों की मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों कमर्शियली वायबल रहता है बड़ी पवन चक्कियाँ इंस्टॉल करने के लिए। जो भी सोलर एनर्जी बनाने वाली कंपनियाँ होती है, जो एनर्जी जनरेशन वाली कंपनियाँ होती है, वो प्रीफर करती है कि बड़ी पवन चक्की हम लगाएं। तो ये बड़ी पवन चक्की बनाने में सुजलन एनर्जी की एक तरीके से महारत है। और ना सिर्फ इंडिया में ये बड़ी पवन चक्कियाँ देते हैं, ये एक्सपोर्ट मार्केट भी इनका बड़ा है। ये सुजलन एनर्जी की अलग अलग लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग साइट है। उसके अलावा वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इनके R&D यूनिट भी है। तो एक तरीके से बिजनेस मॉडल वाइज काफ़ी सिक्योर है। पर दोस्तों इस कंपनी के अंदर बिजनेस के इश्यूज़ नहीं थे। इस कंपनी के जो अंदर इश्यूज़ थे वो फाइनेंशियल्स के इश्यू थे। इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ी डेबिट थी और ये बड़ी डेबिट को रीपे नहीं कर पा रहे थे। इनका काफ़ी सारा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला जाता था। इसकी वजह से इस कंपनी के अंदर काफ़ी गिरावट आई थी पिछले 8-10 सालों के अंदर, और बिल्कुल ये स्टॉक जो है एक तरीके से सिंगल डिजिट में चला गया था। तो अब हम यदि एज ए इन्वेस्टर सोच रहे कि भाई हमें सुजलन एनर्जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका जो की रीज़न हो सकता है वो कंपनी की डेबिट रिडक्शन का प्लान, मतलब वो कितनी तेज़ी से अपनी डेबिट रिड्यूस करते हैं, कितनी तेज़ी से कम इंटरेस्ट वाली सिचुएशन में आते हैं। तो दोस्तों चलो फिर उसके फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने सक्सेसफुली डेबिट रिड्यूस कर पाई है या नहीं कर पाई। इससे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का बेसिक स्टॉक प्राइस जो है 50 रुपये का है। ऑल टाइम हाई अभी 52 वीक हाई कह सकते हो अभी उसने टच किया था। 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो एक तरीके से स्टॉक प्राइस 50 देखे कई लोगों को लगता होगा कि यार सुजलन एनर्जी एक छोटी कंपनी है और काफ़ी तेज़ी से रिटर्न देगी, काफ़ी अच्छा चलेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं, 50 की प्राइस है पर मार्केट कैप आप देखो 65,000 करोड़ का, यानी एक मिड कैप कंपनी है। काफ़ी सारी कंपनियों से बड़ी है जिनकी स्टॉक प्राइस बड़ी होती है। तो ये आपको फोकस करना है मार्केट कैप के ऊपर। दोस्तों रेवेन्यू जो है कंपनी का 6529 करोड़ है, पर प्रॉफिट आप देखिए 660, मतलब 10% से भी कम इसके प्रॉफिट मार्जिन है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इसके ऊपर डेबिट इतनी ज़्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट इतना चला जाता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। EPS इसका 0.5% है। अब आप बोलोगे EPS क्या होता है? EPS होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर कितना कमा के दे सकता है, इसे हम EPS कहते हैं। यदि आप 100 शेयर लेते हो तो एक शेयर जो है आपको 0.50 पैसा कमा के देता है, तो उसे आप EPS कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग, मतलब एक शेयर को कितना वैल्यू देना चाहते हो, उसे हम प्राइस टू अर्निंग कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग जितना कम हो उतना शेयर सस्ता है, प्राइस टू अर्निंग जितना ज़्यादा हो उतना शेयर महंगा है। देखो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर अक्सर एक गलती कर देते हैं, उनको स्टॉक प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं। कोई डबल डिजिट का स्टॉक प्राइस है तो सस्ता है ना, ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट का स्टॉक प्राइस है तो महंगा है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से इसके वैल्यूएशन तय किए जाते हैं। जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम उतना जो है स्टॉक सस्ता है, जितना ज़्यादा उतना महंगा है। हमारा निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 का है, तो आप यदि 22-23 के सामने देखें तो निफ्टी के वैल्यूएशन से 5 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी आप सोचोगे कि दोस्त अरे भाई ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ से निकाला? तो दोस्तों इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है। 50 स्टॉक प्राइस जो भी हो, दूसरे स्टॉक की बात करें तो 50 के साथ यदि EPS को डिवाइड करें, यानी 50 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब 100। तो दोस्तों जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे और उसके वैल्यूएशन को चेक करें और सोचे कि भाई ये शेयर सस्ता है कि महंगा है, तो उसको स्टॉक की प्राइस के हिसाब से नहीं देखना कि 50 का है, 100 का है, 1000 का है या 10,000 का है। उसको देखना है वैल्यूएशन, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये शेयर सस्ता है कि महंगा है। तो फिलहाल ये जो अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस वैल्यूएशन पे लेना एक काफ़ी बड़ी रिस्क तो हो ही सकता है। पर दोस्तों चलो फिर देखते हैं इसकी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो दोस्तों 2020 में 1367 थी, 2021 में वो 9963735 कंटिन्यू रिड्यूस होकर 2024 में सिर्फ 164 रही। मतलब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट पेमेंट में उनका सारा प्रॉफिट चला जाता था, ये इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है लोन के ऊपर या बोरोइंग के ऊपर वो काफ़ी कम कर रहे हैं। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है।
कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं बनती कि आप कंपनी चला रहे हो, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, पर क्योंकि आपकी डेबिट इतनी ज़्यादा है, आपने बोरोइंग इतनी ज़्यादा ले रखी है, लोन इतनी ज़्यादा है कि सारे पैसे उसके इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाए, इस तरीके की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों में इसने जो है अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को काफ़ी कम किया है, तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव है। और दोस्तों अब दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है उसका प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था। तो देखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट तो बनना चाहिए इस कंपनी का। तो दोस्तों ये जो है प्रॉफिट का आंकड़ा है, तो जैसे कि 2020 के अंदर 2600 करोड़ जितना ये कंपनी लॉस कर दी। ऑब्वियसली 2020 के अंदर इसका जो है एक तरीके से इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1367 तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट थी। तो ये कंपनी भी 2020 में बड़ा प्रॉफिट कैसे कर सकती हो, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती। पर जैसे जैसे इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट कम की, जैसे जैसे बैंकों को या जिन कंपनियों से लोन ली थी उनको वापस पैसे देने स्टार्ट किए, वैसे वैसे दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल इंप्रूव होते गए। 2021 के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो 104 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 200 करोड़ जितना लॉस था। फिर 2023 के अंदर 2887 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो जैसे जैसे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती गई वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता गया। और दोस्तों 2024 में फिर ये 6596 यानी 700 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई। तो दोस्तों इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर कमी जरूर आई, पर इनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बन रहे। जैसे कि 2021 में प्रॉफिट हुआ, 2022 में लॉस हुआ, 2023 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 2024 में कम प्रॉफिट हुआ। तो ये कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। तो इसके लिए अब अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि 2025 में क्या होगा। स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 5 गुना मूवमेंट आ चुकी है। अब 2025 में उसका प्रॉफिट कम आता है या कंपनी फिर से लॉस में चली जाती है, तो फिर इन्वेस्टर के लिए एक रिस्क ओपन हो जाता है ऊपर के लेवल पे फंसने का। तो दोस्तों अभी मेरी क्या सलाह होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरी बात ये है कि भाई ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है फेस नहीं कर पा रही है। इसके वैल्यूएशन काफ़ी सारे महंगे हैं। तो मार्केट में तो काफ़ी सारे स्टॉक अवेलेबल है जो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद भी यदि ये स्टॉक खरीदना चाहे तो इसकी क्वांटिटी ज़रा कम रखिएगा। इसके अंदर ऊपर के लेवल पे फंसने का रिस्क जो है हमेशा बना रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करती। यदि अगले साल ये कंपनी लॉस करेगी या इस साल से कम प्रॉफिट करेगी तो ये कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर गिरावट भी आ सकती है और कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और यदि इसने अच्छा प्रॉफिट पेश किया तो इसके अंदर अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट भी आ सकती है। तो दोस्तों जो भी रिस्क लेना है आपको ही लेना है, पर इस तरीके के स्टॉक्स यदि आप लेते हो तो क्वांटिटी कम रखिएगा। तो बस यही थी दोस्तों आज की डिस्कशन। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और यदि कोई और कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं वीडियो तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।